हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को मैं लेके आया हूँ और तकरीबन 40 से 45 मिनट हम उनसे हिंदी अदब, हिंदी साहित्य और उससे जुड़ी हुई जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिक्स हिंदी के साथ होती है या फिर पाठ्यक्रम में जो कि सिलेबस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और बच्चों की क्या दिक्कत होती है, तो इन तमाम सवालों को लेके हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव जी के साथ हम यहाँ पे 40 मिनट हम बात करेंगे। जितेंद्र जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जितेंद्र जी का ताल्लुक़ जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। इन्होंने जेएनयू से एमए, एमफिल और पीएचडी की है और इन्होंने अपना एमफिल जो है और पीएचडी जो है वो भोजपुरी साहित्य और भिखारी ठाकुर के कामों के आसपास उन्होंने जमा किया है। और इसके अलावा जो बहुजन आंदोलन है, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, इसके साथ ये जुड़े हुए हैं और जो समाज में गैर बराबरी वाली जो विचारधारा है उसके प्रखर विरोधी रहे हैं। जेएनयू में इन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा है और जेएनयू के दिनों में मैंने भी देखा, मैं इनका जूनियर हुआ करता था तो मैंने इनको देखा कि जो सामाजिक न्याय के जो सवाल होते थे, जो जात पात के नाम पे जो भेदभाव होता था, उस सवाल को लेके ये बहुत ही संजीदा रहते थे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो जितेंद्र जी, आपको मैं बता दूं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं और ये भोजपुरी भाषा को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा संगीत में भी इनकी बहुत ज़बरदस्त रुचि है। और जब मैं इनके घर पे गया हुआ था थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा कि वहाँ पे तबला, वहाँ पे हारमोनियम भी है। किसी दिन संगीत के ऊपर विषय से सवाल करेंगे, लेकिन आज हम लिटरेचर और उसकी पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में सवाल करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है सर, ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपकी ज़िंदगी, आपकी तालीम, आपकी शिक्षा, आपके पेरेंट्स और कौन कौन लोग थे जिनका प्रभाव आपकी सोच और आपकी लेखनी और आपकी ज़िंदगी पे पड़ा हुआ है, ज़रा ये बता दीजिए। जीवन में तो आप जानते हैं कि जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिस सामाजिक परिवेश में आप रहते हैं, उन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम लोग जिस सामाजिक परिवेश से आए वहाँ पर शिक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वैसे संघर्ष करते हुए जब मैं सबसे ज़्यादा मुझे याद है कि एक बात मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ कि जब मैं 8वीं क्लास में था और मेरे पिताजी ट्रैक्टर खरीद दिए थे और क्योंकि बचपन से ही इस तरीके का मेरा व्यक्तित्व था, कोई भी नई चीज़ को सीखने का और जानने का, फिर से उसमें लग जाने का, तो मैं ट्रैक्टर चलाने लगा। बहुत ही मन लगा करके मन लगने लगा। और जब मैं स्कूल में स्कूल जाता नहीं था, लेकिन जब एग्ज़ाम दिया तो पूरी क्लास में दूसरा स्थान मेरा है। तब मेरे उस स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, और वो प्रधानाचार्य बुलाए और उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा स्कूल आता ही नहीं है और इसके बावजूद भी इतना अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, आज तो आप जो है प्राइमरी में पढ़ रहे हो और सेकेंडरी में पढ़ रहे हो, तो आपको स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आज जिस दिन आप बड़े स्कूलों में चले जाओगे, विश्वविद्यालय में चले जाओगे, स्नातक पढ़ोगे, उस समय तो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं होगा स्कूल आना, तो वहाँ तुम कैसे क्लास अटेंड करोगे। इसलिए तुमको क्लास अटेंड ज़रूर करना चाहिए। तुम इतना अच्छा पढ़ रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, अगर तुम क्लास अटेंड किए होते तो कितना अच्छा करते। तब मेरे मन में लगा कि कोई बड़ा आदमी ऐसा तारीफ़ कर रहा है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी करनी लेकिन चाहिए। जितेंद्र जी, आजकल ट्रैक्टर चलाना कोई खतरे से खाली नहीं है। आज तो वो एक सिंबल हो गया है वो किसान के जीवन का। किसान के हम वो जानते हैं कि जब उस समय की बात मैं कर रहा हूँ कि जब शुरुआत ट्रैक्टर की हुई थी किसान के जीवन में, जब पहली बार ट्रैक्टर की शुरुआत, पहले तो बैल हुआ करते थे। एक बैल मेरा था छोटा, बहुत ही प्यारा था,
और जब मैं उसे इतना प्यार करता था, मैं उसके पीठ पर चढ़ जाता था। तो एक दिन जब मेरे दादा लेकर गए उसको गेहूं का जो खेत की कटनी हो रही थी, तो वहाँ पर ले गए थे, तो वो अचानक वो गलती से ही मेरे पैर पर अपना पैर रख दिया और मेरा पैर इतना सूज गया। लेकिन वो भी कई दिनों तक पश्चाताप किया, कई दिनों तक खाना नहीं खाया। तो हमने लगा कि पशु भी किस तरीके से इंसानों से प्रेम और मोहब्बत जी करते हैं। जी जितेंद्र जी, आपने मुझे एक बार बताया था कि आपके पिताजी बॉम्बे में फल का कारोबार करते थे और आपका परिवार जो था बहुत ही साधारण परिवार था। और जितेंद्र जी ने बताया कि इनका जो संबंध है वो बिहार के गोपालगंज ज़िले से है। गोपालगंज ज़िला आपको गंडक के किनारे है और मेरा घर गंडक के इस पार यानी चंपारण में है और इनका घर गंडक के उस पार है। तो थोड़ा आप अपने इलाके के बारे में बताइए, उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि, और लालू प्रसाद यादव जी का भी घर आप ही के घर के आसपास में है, कुछ ये भी बताइए। देखिए, वो जो आप जो पढ़ाई के बारे में बताए, तो व्यक्तिगत जीवन का तो ऐसा जिक्र कभी हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन जब उसका आपने जिक्र कर ही रहे हैं, तो कभी कभी यह होता है कि कोई आपके छोटी सी भी चीज़ किसी दूसरे के लिए बहुत ही वो प्रेरणादायी हो जाती है, या उससे कभी कभी समाज की जो रूढ़ियाँ हैं उसका भी पता चलता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरा परिवार था, मेरे दादा इकलौते थे, इकलौते ने 2 भाई थे वो लोग, और दादी हमारी उस समय पढ़ी लिखी थी। उनके जो मेरे दादा की जो माँ थी उस समय की पढ़ी लिखी थी। उनका जो परिवार था वो बहुत ही संपन्न परिवार था, और उनके जो है भाई जो है बीडीओ थे। एक भाई जो है देवरिया यूपी का जो सदर अस्पताल, उसमें डॉक्टर थे, अभी भी जिंदा हैं। वो 100 से ज़्यादा उम्र उनकी हो गई है। लेकिन अब उसके बाद से जब मेरे जो दादा के उनके 2 बेटे थे, मेरी जो दादा की माँ, दादा मेरे 2 भाई थे, और एक भाई जो है देवरिया में रह करके पढ़ाई करते थे, और उस समय उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई भी हुए थे। लेकिन उसमें यह हुआ कि उनका कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जब उनका लेटर आया ज्वाइनिंग का, उसी समय कोई इस तरीके की हवा चली और उस समय जो बीमारियाँ आती थी, वबा जी फैलती थी, महामारी जी, उसमें उनकी डेथ हो गई, वो नहीं रहे। तो उसके बाद से परिवार में इस तरीके का जो हमारे पुरोहित थे, उन्होंने यह बताया कि पढ़ाई आपके घर नहीं सह रहा है जी, पढ़ाई जो है आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मेरे पिताजी की जो पीढ़ी थी, पिताजी, चाचा और बीच वाले चाचा को लाला हम लोग बोलते हैं, ये तीनों लोग पढ़े नहीं, उनको स्कूल भेजा ही नहीं गया। इसे नहीं भेजा गया क्योंकि स्कूल जाना अशुभ है। पहली बार मैं जब स्कूल गया तो मेरे दादा, चूँकि उनका वही विचार था, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, स्कूल नहीं जाना है, और वो कहे कि नहीं, स्कूल जाना हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी समय बदल गया था और हमने जाना शुरू कर दिया और प्रक्रिया चलनी शुरू हो गई। तो उसमें कोई विशेष मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जो बाद में सबको ये अनुभव हुआ कि वो जो बात जो कभी कोई घटना घट जाती है और उसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ दिया जाता है, तो वो एक अंधविश्वास रूढ़ी है। वो वाकई वैसा चीज़ तो होता नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे आप बता रहे हैं, जो हमारा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, मेरा जो गांव है गोपालगंज ज़िले में, गोपालगंज ज़िले का जो पश्चिमी छोर है, उत्तर प्रदेश का जो है सटा हुआ है, और बहुत दूर दूर तक हमारे यहाँ के लोग यह कहते हैं कि ना हम लोग उत्तर प्रदेश में है ना बिहार में है, मतलब दोनों तरफ कहीं से भी कुछ उस तरीके का भाव नहीं है। और इस तरीके से वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, अशिक्षा है, स्कूल तो बहुत दूर दूर तक है। हमारे यहाँ जो डिग्री कॉलेज है वो आप समझ सकते हैं कि 20 किलोमीटर के आसपास भोरे विधानसभा, भोरे में पड़ता है, भोरे जो शहर है वहाँ पड़ता है। तो इतना दूरी, और इंटर कॉलेज भी पहले जानते हैं कि इंटर की जो पढ़ाई, जो +2 की पढ़ाई जो डिग्री कॉलेज में ही होती थी, तो हमारे यहाँ 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। इसलिए हम लोग +2 करने का जो काम हम लोगों ने देवरिया जनपद से किया। मैंने देवरिया उत्तर प्रदेश में जा करके हमने पढ़ाई की। और मुझे लगता है कि अभी भी जो हमारा गांव है पूरा, मैंने विजयपुर जो ब्लॉक है उसमें अगर आप देखिए कोई एक IAS, कोई एक प्रोफेसर या कोई एक डॉक्टर, तो आपको मुश्किल से नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति दिखाई दे।
हाँ, लोग के अपने खेती किसान करते हैं और अपना पेट भर करके, और बड़े पैमाने पर लोग जो है पलायन कर रहे हैं। वो जो है पहले मुंबई जाते थे, जैसे आपने बताया कि मेरे पिताजी भी वहीं मुंबई रहते थे, और मुंबई शहर से हम लोग का इस तरीके का नाता है कि वहीं के पैसे से हम लोग की परवरिश हुई है, तो मुंबई से तो एक विशेष तरीके का लगाव है। बीच में मैं भी कई बार, जब पिताजी हमारे वहाँ फल बेचा करते थे, तो जब मैं 10वीं में पढ़ता था तब गर्मी की छुट्टियों में एक बार गया था। जब +2 में था तब भी मैं गया था। तो वहाँ जाते थे, तो वहाँ पर जब दुकान पर बैठ जाते थे कभी 2-4 घंटे के लिए, तो कोई एक ग्राहक आता था, तो वो कहता था कि यह तुम्हारा बेटा है? तो पापा बताते थे कि हाँ, तो इसको यहाँ पर क्यों बैठाए हो, इसको पढ़ाओ। तो इस तरीके का मतलब कि उनके मन में भी ये विचार था कि बच्चे को, अपने बेटे को वो काम नहीं लगाना है जो काम मैं कर रहा हूँ। जी, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंधविश्वास जो है वो शिक्षा के बीच में शिक्षा को रोकने का काम करता है। और बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब जितेंद्र जी PhD भी किए और सब कुछ सही चल रहा है, सकुशल है सब कुछ सकुशल है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, मैं जितेंद्र जी को JNU से मैं जानता था और मेरा कमरा भी इनके कमरे के बगल में था। जितेंद्र जी की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि हिंदी तो बहुत लोग पढ़ते हैं, हिंदी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जितेंद्र जी बहुत शुद्ध लिखते हैं हिंदी। और ये मैं कई बार इनको बोला और ये कहते हैं कि अरे आप तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र जी को भाषा पर भी बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है। तो हिंदी भाषा जनरली जिस दौर के आप हैं उस ज़माने में इंजीनियरिंग, मेडिकल ये अगर करेंगे या आप कोई टेक्निकल एजुकेशन से ले लेंगे, वोकेशनल कोर्सेज ले लेंगे, इसको अच्छा माना जाता था। तो आप इस बीच में आपको हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आप JNU तक कैसे आपने सफ़र तय किया? जी देखिए, हम लोग के साथ तो बहुत ही संघर्षपूर्ण दौर रहा कि जब हम समाज में जब बताते थे कि समाज के लोग पूछते क्या करते हो, और जब बताया कि हिंदी पढ़ते हैं तो लोग कहते थे कि हिंदी, अरे साइड में भी कुछ कर लिया करते हो। और ऐसे में बहुत ही मतलब अंदर एक हीनता बोध होता था कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोर्स कर रहा हूँ जिसमें कोई उस तरीके का नहीं है। लेकिन ये हीनता बोध बहुत देर तक जमा नहीं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा, जब लोगों से बातचीत होती थी फिर से वो जब दूर हो जाते थे, फिर से वो आत्मविश्वास भर जाता था कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ और साहित्य पढ़ रहा हूँ, समाज के बारे में पढ़ रहा हूँ। और ये हिंदी पढ़ने का जो मुझे जो प्रेरणा मिली उस समय, ये जो मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा और भी एक किस्सा मैं बताऊं आपको कि जब 12वीं जब पास कर लिया तो उस समय मैं BHU का फॉर्म भरा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और मैं लोकल ट्रेन में बैठ करके जा रहा था। तो कई सारे साथी थे, हम लोग टिकट नहीं लिए थे, TT आया पकड़ लिया, तो फिर से हम लोगों ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं पर एक लड़की थी, तो वो मुझसे पूछी कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि हम लोग BHU का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, BA की प्रवेश परीक्षा है। तो फिर से वो जो TT और वो लड़की में कुछ संवाद होने लगा। बाद में वो इंग्लिश में अपना एक दूसरे से संवाद किए, और तो बाद में हमें पता लगा कि वो जो लड़की थी, उस लड़की के कारण हम लोग का TT छोड़ दिया, हम लोग से टिकट, क्योंकि अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी तो बोलती थी, लेकिन सबसे बड़ी खासियत थी कि वो JNU से थी। और उसी लड़की ने बताया कि हम लोग JNU से हैं और बहुत अच्छा। तो उसी दिन हमें ये बात चला कि कोई JNU भी है और जो BHU से भी बड़ा है जी, जहाँ अंग्रेजी लोग बोलते हैं और अंग्रेजी बोलने से TT नहीं पकड़ता। तो ये जो भाव जो मन में आया जी, तो BHU में BHU में मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ नहीं एडमिशन ले पाया, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। तो आपने BA गोरखपुर विश्वविद्यालय से BA किया, और उसके बाद MA करने के लिए आप JNU, और उसके बाद से MA करने के लिए JNU आया। साल कौन सा था MA का आपका? MA का साल था 2007 से 2009 के। अच्छा जी, 2007 से 2009 के 2009 का। जी जी। अब एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का मानना है कि अगर हिंदी लिटरेचर को अगर आप पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, तो उसका जो सिलेबस है
उसमें राम भक्ति, कृष्ण भक्ति ही उसके केंद्र में है। और इसी के आसपास सारी हिंदी जो हिंदी जो साहित्य है वो घूम रहा है। ये बात कितना सही है और कितना इसमें एग्जेगरेशन है, कितना इसको बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है? देखिए, मैं लगभग हर साल का एक बार मैं जरूर रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ लेता हूँ। और जब मैं पढ़ता हूँ तो बार बार ये मेरे अंदर एक प्रेरणा जागती है कि मैं उस पर कुछ लिखूँ और जल्द ही लिखने का काम होगा। तो आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य को, आधुनिक काल से पहले का जो साहित्य है उसमें तुलसीदास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वो पूरे केंद्र बिंदु हैं। पूरा जो आदिकाल का साहित्य है और मध्यकाल का साहित्य उसके केंद्र बिंदु हैं। और फिर से जब आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल चले आते हैं। आचार्य शुक्ल का जो व्यक्तित्व है, आप जानते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक ढांचा तैयार किया, खंडों में बांटा। लेकिन खंडों में बांटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का एक मतलब इतिहास की एक रेखा जो है खींची कि किस तरीके से आदिकाल और फिर से मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन उनकी इतिहास की जो विसंगतियाँ हैं वो विसंगतियाँ पूरे हिंदी विभागों में इस तरीके से हावी हो गई, प्रभावी हो गई कि आज भी हम उससे उबर नहीं पाए। मसलन अब देखिए, आप जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारा हिंदी समाज है, हिंदी समाज की जो हम लोग क्योंकि साहित्य पढ़ने वाले हैं, साहित्य के साथ साथ हम हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति को भी पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज को भी पढ़ रहे हैं। हिंदी समाज की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है, वजह है कि आज भी हम, जैसे रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात कर रहे थे आपसे, कि शुक्ल जी का जो साहित्य है उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो बिल्कुल तथ्यों से उनका कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं एक आपसे बात बताऊं, जैसे एक बात मैं उसके पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक तथ्यों को नज़रअंदाज किए हुए, आप जानते हैं कि वो जो आप इतिहास के अध्येता हैं तो इतिहास के जो पहले पेज पर जब वो लिखा रहता है कि ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को तय किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता और इससे क्या होता है कि जो मनगढ़ंत बातें हैं वो बातें प्रभावी हो जाती हैं और कोई जब बड़ा व्यक्ति उसी बात को कह दे तो वो इतनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि बहुत सालों तक वो पीछा नहीं छोड़ती। तो जैसे शुक्ल जी ने एक बात कही कि जो सिद्ध लोग थे, जैसे आप जानते हैं नाथ और सिद्ध, तो सिद्ध लोग के बारे में जो एक बात कही, और अगर उस बात को अगर आज मैं किसी के सामने कहा दूँ, उन्होंने कहा कि जो सिद्ध लोग थे, बिल्कुल एक जातिवादी कमेंट टाइप का है। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी ने यह कहा कि जो सिद्ध लोग थे वो डोमिन और धोबियों को आह्वान करते थे। डोमिन जात की जो औरतें थीं और धोबी जात की जो औरतें थीं उनको आह्वान करके बुलाते थे और बाकायदा उनका उपभोग करते थे और तब जाके उनकी सिद्धि पूरी होती थी। अब यह बताइए कि इस तरीके का कोई, अगर आप यह बात कहाँ तक सच है, अगर इतना जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये पूरी जो है समाज की एक धारा को, जिसे हम लोकवादी लोक की जो एक सिद्ध और नाथ जो साहित्य है, आज भी समाज में वैसे उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उस तरीके का आरोप लगाना कि वो बाकायदे एक विशेष जाति के औरतों को आह्वान करते हैं, महिला विरोधी कमेंट और किस तरीके की बात है जो है, तो मुझे लगता है कि आज भी हम उसको एकदम रामचरितमानस की तरफ पढ़ करके उसी को अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि इससे हमें उभरना चाहिए। एक बात, दूसरी बात जो आप जो कह रहे थे, मैं एक बात याद दिलाऊँ आपको कि राजेंद्र यादव जेएनयू में जब भी आते थे तो एक बात वो जरूर कहते थे, वो यही कहा करते थे कि जो आधुनिक काल से पहले का जो साहित्य है, यानी कि आदिकाल और मध्यकाल का जो साहित्य है, उसे हमें लाइब्रेरियों में सुरक्षित रख देना चाहिए, जिसको व्यक्तिगत अपनी
व्यक्तिगत जिसे पढ़ना है, रिसर्च करना है, वो उसको पढ़े, लेकिन हमें अपने विद्यार्थियों पर उसको थोपना नहीं चाहिए। इससे यह होता है कि जैसे आज ही मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोगों को क्या दिक्कत आती है। अगर आप चूँकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी अपने विद्यार्थियों को हिंदी बी, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं के बाद हिंदी नहीं पढ़ी, सीधे स्नातक में आकर के वो हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या समस्याएं आती हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो कहानियाँ हैं ये तो बहुत अच्छी लगती हैं हम लोगों को, लेकिन जो हम आदिकाल का साहित्य पढ़ते हैं, भक्ति काल का जो साहित्य पढ़ते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आती। वो भाषा हम लोग को बिल्कुल अलग जान पड़ती है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे जब वो बच्चे यह सवाल करते हैं तब मुझे याद आता है वो राजेंद्र यादव की बात याद आती है कि हमें, चूँकि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य एक भाषा का साहित्य नहीं है। अगर आप आदिकाल में देखिए तो राजस्थानी है, अपभ्रंश है, मैथिली है, खड़ी बोली है। अब अगर आप भक्ति काल में आते हैं तो अवधी है, ब्रज भाषा है। तो इतनी सारी भाषाओं को आप एक स्टूडेंट से कह रहे हैं कि इतनी सारी भाषाओं को आप पढ़ जाओ, इसकी व्याख्या करो, इसके बारे में आलोचनात्मक विवेक विकसित करो, तो कैसे कर पाए? वो भी ग्रेजुएशन लेवल, वो भी ग्रेजुएशन स्तर पर। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं सिलेबस तैयार कर रहा होता, बना, ये सवाल एक लेंगे आप। हाँ, जी जी। तो आप जब सवाल कीजिएगा तो मैं नहीं, ये बोल दीजिए कि हाँ, अगर बनाता दिल्ली विश्वविद्यालय का सिलेबस तैयार करता, तो जो शुरुआती जो पहला हिस्सा होता, सबसे पहले जो छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, दो बैलों की कथा, या बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा या ईदगाह, इस तरीके की छोटी छोटी कहानियाँ लगाइए जो बहुत ही मतलब सुगमता उनको पढ़ने में, वो कम से कम खड़ी बोली को तो समझें। हम विद्यार्थियों को किस लिए तैयार कर रहे हैं? स्नातक में हम हिंदी उनको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि वो कार्यालय में जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, दफ्तर में जाएं, या जो आपकी जो राजभाषा है, जो आपकी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वो जो साहित्यिक समझ है वो तो है ही, उनके पास जो एक साहित्यिक समझ, एक जो संवेदनात्मक जो उनका जो है विवेक विकसित हो, वो तो है ही, लेकिन जो भाषा के स्तर पर हम उनको इतना ट्रेन करना चाहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हमें ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पर करनी चाहिए कि उनको कम से कम खड़ी बोली हिंदी सही तरीके से लिखना और पढ़ना। जी, अच्छा एक चीज़ बताइए, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आपने कहा कि उनकी लेखनी में इतिहास के जो तथ्य हैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया, और बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है जो आज के आधुनिक जो हमारी विचारधारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसमें फिट नहीं बैठती है। तो क्या शुक्ल जी का जो काम था उसकी भरपूर आलोचना बाद के लेखकों ने किया, बाद के इतिहासकारों ने किया हिंदी साहित्य में, मसलन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नामवर सिंह और दीगर लोग, या उसमें और करने की ज़रूरत है? और एक चीज़ और बता दीजिए जो कि हमारे छात्र लोग देख रहे होंगे कि इस जो भाषा का साहित्य को लेके जो उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करने के लिए कोई अगर लिटरेचर है जो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो उसका भी आप जरा संक्षिप्त में बता दीजिए। 2 सवाल आपने किए जी। देखिए, सबसे पहला सवाल है जो आपने कहा कि वो दरअसल आलोचना तो हुई है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जैसे आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया, लेकिन दरअसल जितना कुछ लिखना चाहिए नहीं हो पाया, उतना नहीं हो पाया है। द्विवेदी जी ने, आप जानते हैं, द्विवेदी जी कबीर को केंद्र में लेकर के आए और नाथ सिद्धों के साहित्य को लिखा, उनके बारे में लिखा, उनके महत्व के बारे में लिखा। लेकिन और बात के जो भी, जैसे नामवर सिंह ने अपनी एक किताब लिखी है दूसरी परंपरा की खोज, इसमें उन्होंने दूसरी परंपरा जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के कामों को ही एक तरीके से एक्सटेंशन किया, उसी को ही आगे बढ़ाया, और उसमें कबीर और फिर से द्विवेदी जी के अपना जो आत्म संघर्ष है उसको उन्होंने उसमें उजागर करने की कोशिश की कि द्विवेदी जी को किस तरीके से कबीर पर लिखने के लिए कितना जो है परिश्रम करना पड़ा। वो परिश्रम तमाम स्तरों पर हो सकता है, उन्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, और तमाम जो भी और भी जो सवाल हैं उनके साथ जुड़े, लेकिन जितना कुछ लिखा जाना चाहिए अभी नहीं लिखा गया। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यही मैंने आपको समझाया, जो ये बात कही कि ये जो तथ्य है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, और हम अपने ये जाहिर सी बात है कि हम अपने विद्यार्थियों को सबसे पहला जो किसी पुस्तक का रेफरेंस देते हैं वो कहते हैं कि हम
आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना चाहिए, जिसके शुरुआत में ही ऐतिहासिक तथ्यों की बात आप कर रहे हैं। शुक्ल जी खुद यह मानते हैं कि वीरगाथा काल जो नामकरण कर रहे हैं वो, और जितने ग्रंथों को आधार बनाया है सभी ग्रंथ संदिग्ध हैं, उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। इसके बावजूद भी अपनी चीज़ों को भी वो नहीं मान रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बावजूद भी हम आदिकाल को वीरगाथा काल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो समय जो है, जो छोटे छोटे राजा थे वो उनका शौर्य का समय है, उनके जो है वीरता का समय है, इसीलिए हम उसको वीरगाथा का काल कहेंगे। जबकि उस समय जो दूसरी जो धाराएं थी, जैसे आपने कहा कि नाथ और सिद्ध की धाराएं हैं, जो लोक की तमाम और दूसरी धाराएं हैं, उन धाराओं को वो आगे करना ही नहीं चाह रहे थे। इसलिए वो उसको तिरोहित करके कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे अब वो बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो है जो दौर है, जब जो है मुस्लिम आक्रांता आते हैं और फिर से लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो दिखा रहे थे। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं शुक्ल जी के साहित्य को पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है, मुस्लिम आक्रांता ये मुस्लिम आक्रांता जो आ रहे थे और फिर से हमारे जो छोटे छोटे राजा थे उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मुकाबला नहीं कर पाए, तो फिर से उसको उन्होंने वीरगाथा कहा। तो कहने का मतलब है कि लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं भी इतिहास का छात्र हूँ। राजा महाराजा के बीच में जो लड़ाई है, बादशाह और राजा महाराजा के बीच में जो लड़ाई है, उस लड़ाई को राष्ट्रीयता के केंद्र में लाना, ये भी अपने आप में जो सांप्रदायिक जो लिटरेचर है और सांप्रदायिक अदब है उसको वहाँ पे पैदा कर देता है। और उसमें एक बहुत बड़ा तबका होता है कि जब उस लिटरेचर को पढ़ता है तो अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, उससे जोड़ नहीं पाता। वही तो मैं कह रहा था कि ये वही दौर है जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, और उसी दौर में आप एक अपने ही देश के मतलब कि एक हिस्से को आप कह रहे हैं कि उनके जो कुछ लोग थे वो आक्रांता थे, और केवल आप उन राजाओं को नहीं चिन्हित कर रहे हैं। उन राजाओं को तो चिन्हित करते तो अलग बात थी, उनके नाम के साथ आप चिन्हित करते तो अलग बात थी। आप कह रहे हैं इस्लाम आ गया, मुस्लिम आक्रांता आ गए, उनके अगर नाम के साथ अगर आप कहते कि ये जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण की, तो वो तो बात जाहिर सी बात है, मतलब एक व्यक्ति था, एक पूरे समुदाय को, एक पूरे जाति को आप कह रहे हैं कि वो उसको आक्रांता के रूप में। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, वो हिंदू धर्म की जो तो ये तो बात हो गई। कुछ लिटरेचर हो जिसको कोई देख सकता है, जो भी मौजूद हो, जरा ये भी बता दीजिए। बहुत सारे छात्र लोग जो आपकी बात सुनेंगे उनको फ़ायदा हो जाएगा। इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ रेफरेंसेस हो तो आप ज़रा बता दीजिए जिसको पढ़ना चाहिए, जो ये सांप्रदायिक सोच है या जातिवादी सोच है या महिला विरोधी जो सोच है, इससे हट के जो अच्छा काम हुआ है उसका ज़रा जिक्र कर दीजिए इस क्षेत्र में। देखिए, इधर जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। सबसे ज़रूरी है इस समय जो है, सबसे मतलब आप जानते हैं कि ये जो दौर है दलित विमर्श और स्त्री विमर्श का, दलित लेखकों ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। नाम जरा बता दीजिए। खासकर कमल भारती का इतिहास है, जिन्होंने दलित साहित्य की भूमिका एक लिखी है, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही हैं, एक जो लाल बहादुर वर्मा की छोटी सी किताब आती है इतिहास के बारे में, जिसमें उन्होंने इतिहास के साथ साथ साहित्य पर भी कुछ चर्चा। अच्छा, बच्चन सिंह का भी, बच्चन सिंह का भी है। बच्चन सिंह का इतिहास है दूसरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिनमें उन्होंने यह कहा कि जो पहला इतिहास जो है शुक्ल जी का था और दूसरा इतिहास मैं लिख रहा हूँ, और फिर से उसको उन्होंने। तो मतलब आप देखिए दोस्तों, तो कुछ लेखकों का, कमल भारती जी का नाम, बच्चन सिंह का, और किसका नाम लिए थे आप? ये दो लोगों का नाम लिया, और एक लाल बहादुर वर्मा का नाम लिया। इन लोगों की किताब है, इन लोगों की राइटिंग्स को आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, सोच जो है, जो थिंकिंग जो होती है वो हमेशा कलेक्टिव होती है। तो अगर हमें उस दौर से निकलना है जहाँ पे मानसिकता बहुत ही संकुचित है, संकीर्ण है, नैरो माइंडेडनेस है, तो हम सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। और कुछ सवाल ले हैं क्योंकि हम जी देखिए, जितेंद्र जी क्या है ना, जो बोलते हैं कि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे आप कहिए कि जो आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी है और उसका एक राजनीतिक सवालों से सरोकार भी है। तो जब जेएनयू के में थे तो इन्होंने जाति के नाम पे जो भेदभाव थी उसको बहुत ही केंद्र में लाया। पिछड़ा का जो आंदोलन था उसको बहुत ही जेएनयू की पॉलिटिक्स किया, उन्होंने बहुत ही केंद्र में रखा।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ अपने पॉलिटिकल जो जर्नी है, जो आपके राजनीतिक सफ़र है, जो कि अगर हम कहें तो सामाजिक न्याय के आसपास है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या ये असर करता है आप जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ाते हैं? बिल्कुल असर करता है। देखिए, जब तक, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, अगर पढ़ना है तो राजनीति से दूर रहो। आजकल कहा जाता है भाई बहुत दिन में तुम लोग राजनीति करते हो। लिखने के लिए कोई तो प्रेरणा होनी चाहिए। अगर आप लिखते पढ़ते हैं और आपके पीछे कोई मकसद नहीं है तो लिखना पढ़ना किस काम का। इसीलिए जब तक आप जानते हैं कि हम लोग जेएनयू में आए और जेएनयू में आकर के हम लोगों ने यह देखा, और उसके पहले भी जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से हम लोग आते थे तो हमने देखा कि बहुत सारे जो है डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, और उनको जो दिल्ली में ये जो बड़ा जो आलीशान, अभी कल ही बात हो रही थी कि जो छोटे लोग हैं उनकी कमियां तो दिखाई देती हैं लोगों को, लेकिन बड़े लोगों का जो बड़ा जो स्पेस घेर करके बैठे हुए हैं, तो जो तमाम जो है देश के रिसोर्स संसाधनों पर जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में हम नहीं बात करते हैं। बात करते हैं क्या छोटे किसी छोटे के बारे में कि वो ये तो चोरी कर लिया, है तो काम कर लिया। तो कहने का मतलब है कि जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, ये जो इसकी आवाज़ जो भले कमज़ोर है, भले इसकी आवाज़ जो है मध्यम है, लेकिन एक दिन इसी की आवाज़ सुनी जाएगी। जो समय जो दौर चल रहा है वो एक दिन इसी की आवाज़ सुनी जाएगी। एक बात। दूसरी बात की, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आए थे और जेएनयू में भी जो आए थे, तो यहाँ पर भी आकर के चूँकि जेएनयू का परिवेश इस तरीके का था कि यहाँ पर भी एक माहौल मिला हमें, हम लोगों को। वो जहाँ से आए थे उन लोगों के बारे में बात करने के लिए, उन लोगों के बारे में कुछ सोचने लिखने के लिए, उसको ही ध्यान में रख करके हमने भिखारी ठाकुर पर अपना एमफिल लिखा, और सामाजिक न्याय और हिंदी उपन्यासों में जो सामाजिक न्याय के सवाल आए हैं उस पर पीएचडी लिखा। तो आप देखिएगा कि मेरा जो लिखने पढ़ने का काम है और जो मेरा जो एक सामाजिक जो मतलब उसके बीच में कोई डिवीजन नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई ऐसा नहीं, कोई बिखराव नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ और, लिख रहा हूँ कुछ और, कर रहा हूँ कुछ और, ऐसा नहीं है। वो मेरा जो जीवन है वो वही है जिसको मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जिसको बाँच रहा हूँ, वो उससे अलग नहीं है। और वही ईमानदार व्यक्ति होता है जो करता है, जो लिखता है, जो बोलता है। जो आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन के कवियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि जो आप बोल रहे हो उसी बात को आपको करना भी है। उसको बोलते हैं कि मतलब एक्शंस में और थॉट में समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि दुराव नहीं होना, उसको कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आपने सही शब्द। जी। एक सवाल मैं फिर आपसे लूँगा, फिर हम लोग रामचंद्र शुक्ल के पास जाएंगे। आपने कहा ना कि वहाँ पे अभी भी जगह नहीं है, अभी भी उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1980 के बाद से खासकर जो दलित लेखक आए और आत्मकथा उन्होंने लिखनी शुरू की, और उसके बाद से एक नई ऊर्जा आई, फिर नई कहानियाँ भी थीं। राजेंद्र यादव जी का भी नाम लिया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर मैं बहुत ही एक सवाल पूछूँ बहुत ही संक्षेप में, तो जो लोअर कास्ट हैं, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, और भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, आपको कहने का मतलब जो जिनको सेक्सुअली मार्जिनलाइज हैं, कहने का मतलब जो गे हैं, लेस्बियंस हैं, तो इन लोगों की राइटिंग्स जो है वो कहाँ तक हिंदी साहित्य में जो एक ब्राह्मणवादी दुर्ग है उसको तोड़ने में कामयाब हो पाई है? ऐसे राइटर कितने कामयाब हो पाएंगे? जी नहीं कामयाब हो पाई है। नहीं। देखिए अभी जो है, अभी जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी के अध्येता हैं, तो आपने तो उसको पढ़ा, लेकिन जो हम विश्वविद्यालयों में लाखों छात्रों को स्नातक करके वहाँ से बाहर कर रहे हैं, उनको रोज आपने प्रोफेसर लगाए उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन जब तक सिलेबस में नहीं वो चीज़ें सम्मिलित होंगी, शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक जा करके वो काम नहीं हो पाएगा। तो हो नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपको भी बात नहीं, बहुत कम शामिल हुआ है। एक शामिल तो हुआ है, लेकिन बहुत उसकी संख्या बहुत कम है। एक पेपर तो मैं जानता हूँ, एक मेरे दोस्त पढ़ाते अस्मिता मूलक साहित्य जी, वो वैकल्पिक पेपर है। वैकल्पिक ऑप्शनल है। दूसरा कुछ भी आप चुनाव कर सकते हैं उसके स्थान पर, लेकिन मान लीजिए कि ऑनर्स के विद्यार्थियों को तो आपने पढ़ाया, लेकिन जो दूसरे जो जैसे मान लीजिए कि बीकॉम प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं,
बीए प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, जी जो दूसरे डिसिप्लिन के विद्यार्थी हैं, जी उनको भी आप लोगों को, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमारा जो आदिकाल का साहित्य है जी और मध्यकाल का साहित्य है, जी वो इतना स्पेस घेर कर बैठ गया है जी। कि दूसरे के लिए जगह नहीं बच पा रही है। तो जब तक उनको हम बाहर नहीं करेंगे जी जी तब तक वो जगह खाली नहीं होगा, और तब तक हम दूसरे इन लोगों को, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं, अगर मैं समराइज करूं, कि शुरू में जो बाउंड्री तय कर दी गई हिंदी साहित्य की, खास करके शुक्ल जी के प्रभाव में, हाँ। वो बाउंड्री ऐसी तय की गई, वो बिल्डिंग ऐसी बनाई गई कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी को आप नहीं दे सकते। नहीं। तो इसको मतलब बहुत ही स्ट्रक्चरली चेंज करना पड़ेगा उसको। जी बहुत ही जो आप सही कह रहे जी। हैं, उसी बदलाव उसी दिशा में हो पाएगा। जी जो दूसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था जी कि जैसे जो मतलब जो निम्न वर्ग के जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, हाँ जैसे आपने दलित विमर्श, साहित्य में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, तो जो दलित विमर्श, स्त्री विमर्श की जो सबसे जो कमी जो मुझे महसूस होती है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, जी कि आत्मकथाएं तो बहुत लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई, कविताएं भी लिखी गई, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो इतिहास पर काम होना चाहिए, जो आलोचना पर काम होना चाहिए, वो कम हुआ है। जब तक हम इतिहास और आलोचना में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब तक हम पूरी धारा को नए सिरे से एक बार एक लेखक नहीं, जब तक कई सारे लेखक हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखेंगे, उसी में से किसी एक का छन करके एक अच्छा बनेगा, तब तक जाकर वो काम नहीं हो सकता है। तो आत्मकथा तो ठीक है, आत्मकथा का दौर जो है अब मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे थमना चाहिए, और कहानियों का भी दौर जो है अब धीरे धीरे थमना चाहिए। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण काम है, और एक दूसरी जो बातचीत कि जो दलित साहित्यकार जो ये बार बार आरोप लगा देते हैं, और ये कह देते हैं कि उनके साहित्य को हम नहीं पढ़ेंगे, या उनका जो साहित्य जो हमारे दायरे में नहीं आता है। जी तो मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा उन्हीं साहित्यों को, जब तक मैं रामचंद्र शुक्ल के साहित्य को नहीं पढ़ूंगा और जब तक उनकी आलोचना नहीं लिखूंगा, तब तक तो जा कर के उसकी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके साहित्य पर लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जब तक उस साहित्य पर लिखा नहीं जाएगा, जब तक उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तब तक जा कर के उनका दायरा जो है सीमित नहीं होगा, और जब तक उनका दायरा सीमित नहीं होगा, तब तक आपके दायरे बढ़े नहीं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि हिंदी साहित्य की जब बात होगी तो प्रगतिशील जो लेखक हैं या जो धारा है, उस पर भी एक सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहिए। तो मार्क्सवादी विचारधारा से जो लोग मान लीजिए प्रभावित थे, जो लेखक थे, उनमें बड़े बड़े नाम हुए हैं, जैसे नामवर जी को ले लीजिए, मनिजर पांडे को ले लीजिए। तो क्या इन जैसे लोग, और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं जानता हूँ, क्या इन लोगों ने इन कमी को पूरी नहीं की, या क्या कमी रह गई वहाँ पे? जी देखिए, जो भारतीय जो मार्क्सवाद की जो सबसे बड़ी सीमा है कि अगर ये कमियां दूर हो गई होती, ये कमियां अगर दूर कर दी गई होती, आज वो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर इस समाज से सवाल पैदा हुआ है तो इसका मायने यही है कि वो कमियां पूरी नहीं की गई। और दूसरी बात यह है कि ये जो लेखक थे जिनके नाम आपने लिए, जैसे नामवर सिंह का नाम लिया आपने, मैनेजर पांडे का नाम लिया, क्योंकि ये विचारधारा से अपनी इस तरीके से बंधे हुए थे। एक तरफ उनकी विचारधारा थी जिस विचारधारा में जात के सवाल को बहुत ही तुच्छ मानते थे, छोटा मानते थे जात के सवाल को, और दूसरी तरफ जो उनके जो एक तरफ उनको वो जो रामचरितमानस में प्रगतिशील मूल्य भी ढूंढने हैं। रामविलास शर्मा को आप लेकिन हमको आपने पूछ लिया, मेरे मन में सवाल था कि रामविलास शर्मा जी को मार्क्सवादी चिंतक भी लोग कहते हैं, लेखक भी कहते हैं, और तुलसी की बड़ाई भी होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। तुलसी के साहित्य में उन्होंने खोजा जी कि तुलसी के साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य जी, और पूरा बाकायदे उस पर लिखा जी। तो एक तरफ तो आप मार्क्सवादी भी कह रहे हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ आप तुलसीदास के साहित्य में उस तरीके के जनवादी मूल्य भी खोज रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो है जनवाद, आपका जो है मार्क्सवाद भी एक सीमित हो जाता है, एक सीमा में जाकर के बंध जाता है। जी। और जब सीमा में बंध जाता है
तब उसका जो है तब दूसरे लोग जो हैं उनको आना पड़ता है उस पर लिखने के लिए, उस पर बोलने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बस इस पे अभी आखिरी सवाल ये है, ये दक्षिणपंथी लोग भी काफ़ी लिटरेचर में, हिंदी अदब में काफ़ी उनका मतलब क्या कहें, वो उनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है और हर चीज़ में राष्ट्रवाद को ढूंढने की एक चली हुई है कवायद। उर्दू अदब में राष्ट्रवाद, तो कहानियों में राष्ट्रवाद, तो कविताओं में राष्ट्रवाद। तो ये इससे आप घबराए हुए हैं कि कहाँ कहाँ राष्ट्रवाद ढूंढेंगे? नहीं, देखिए, लत्योर ने वो जो कहा था ना कि वो जो महाख्यानों की वापसी हो गई, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी वो महाख्यान बने हुए हैं। और उन्होंने महाख्यानों को जो इस तरीके से परिभाषित किया था कि जो महाख्यान जो है वो जो हमारे मध्यकालीनता और वो जो मतलब पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में किया था। वो कहा था कि जो छोटे मनुष्यों की जब बात आएगी तो आधुनिकता आ जाएगा। तो मैं तो देख रहा हूँ कि जो हमारा समाज है अभी मतलब ये एक तरफ तो हम जिस तरीके से जिस गति में बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे कि धीरे धीरे सामाजिक न्याय पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, जो निम्न वर्ग के लोग थे जो हाशिए का समा था उस पर बात कर रहे थे, और एकाएक हम इस तरीके की बात करने लगे कि राष्ट्रवाद, एकाएक बात करने लगे कि ये राम का जन्म तो यहीं हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से समाज को पीछे ले जाने की बात है। हमें जो चीज़ें हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो राष्ट्र जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो केवल एक नक्शे में और केवल उसमें, राष्ट्र तो एक व्यक्ति से बनता है, एक एक व्यक्तियों से बनता है, किसान मजदूरों से बनता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि साहित्य में जो दखल उनकी है वो कारगर साबित नहीं होगी उस तरीके से। लेकिन जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज रूप में जो जिस तरीके से काम हो रहा है, प्रलोभन भी तो दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, ऑर्गेनाइज जी काम हो रहा है, जी वीसी का पोस्ट मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वो का भी चिंता का विषय मुझे लगता है कि, और इससे लगता है कि साहित्य जो है उसका जो जनवादी जो रूप जो एक तरीके से निखरता जा रहा था, थोड़ी सी उसमें रुकावट पैदा होगी। अच्छा, एक सवाल मैं हिंदी के हवाले से लेना चाहता हूँ। दोस्तों, हिंदी के बारे में एक बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा किया जाता है, जैसा कि अभी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव जी कह रहे थे कि हिंदी जो है वो राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी भी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी उसमें शामिल है। लेकिन हमको भी नहीं पता था, हम भी कहते थे राष्ट्रभाषा है। सुन लीजिए, हालांकि राष्ट्रभाषा का कहीं पे कोई संवैधानिक कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हमें भी, हम जैसे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी इलिटरेट होते हैं, हम लोग भी कभी राष्ट्रभाषा बोल देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो क्लेम हो रहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट में जाके देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट में देखें, जो कि बिल्कुल भारत के दिल में बसा हुआ है, तकरीबन 70 और 80 कॉलेज हैं, तो आप वहाँ पे पाएंगे दोस्तों, मैं पूरे तथ्य के साथ ये बात कर रहा हूँ, 4 या 5 स्टेट से ही बच्चे ज़्यादातर पढ़ने आते हैं, 80 से 90%। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और जब उत्तराखंड कह सकते हैं, हरियाणा कह सकते हैं, बहुत कहेंगे तो छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। तो आप एक बार बताइए कि एक तरफ तो छात्र 4 ही या 5 स्टेट से आ रहे हैं, बड़े स्टेट तो 3 ही 4 हो गए, और दूसरी तरफ जो ऊपर बैठे हुए जो साहब हैं, ये इसको राष्ट्र की भाषा के तौर पर इसको मतलब प्रचारित कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये हिंदी भी एक तरह की रीजनल लैंग्वेज है, एक तरह की क्षेत्रीय भाषा है, और ये भाषा जो है वो कहीं ना कहीं जो मैथिली है, जो भोजपुरी है, जो आपका छत्तीसगढ़ी है, जो मगही है, जो आपको अवधी है, इसके ऊपर इसने अपना जो है ना ज़मीन को कब्जा करके अपना मॉल बना लिया है। तो ये कहना मेरे लिए कितना सही होगा और कितना गलत होगा? देखिए, हम लोग भोजपुरी भाषी हैं जी, और भोजपुरी आंदोलन की ये बहुत पुरानी मांग रही है जी कि भोजपुरी को भी संवैधानिक दर्जा मिले, जी, और वहाँ पर भी यही तर्क दिया जाता है, और हम लोग यही तर्क देते हैं जी कि जिस तरीके से जो दूसरी भाषाएं हैं जी, उनको ये दर्जा मिला है तो भोजपुरी को ही मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो छोटी छोटी जो क्षेत्रीय जो है भाषाएं हैं, उसी तरीके से हिंदी भी एक भाषा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं क्षेत्रीय भाषा नहीं है, जो मेरा यहाँ पर आपसे जो है थोड़ा सा मत भिन्नता तो फिर 4 ही स्टेट से क्यों आता है? अगर मैं गलत हूँ तो बताइए मुझे। मत भिन्नता मेरी यह है कि जैसे ये इसका जो दायरा जो बड़ा है,
हाँ। जैसे जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं, ये हिंदी दरअसल इस हिंदी का विकास जो है उर्दू के साथ साथ हुआ, और ये जो है महानगरों की भाषा है और सरकारी काम काज इसमें होते हैं उसकी भाषा है। और मुझे लगता है कि उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये अपने आप में समाहित होता है, लोग उसको बोलते भी हैं और उसमें सरकारी ऑफिस के काम काज भी होते हैं। लेकिन इसको पूरे देश की अस्मिता का प्रतीक बना देना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं और उनको भी स्पेस देना चाहिए, उनको भी जगह देना चाहिए, और तभी जा कर के जो है देश की जो एकता अखंडता है जी वो उसका जो है सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। जी। अच्छा, एक सवाल आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भाषा का विकास होता है तो हम शब्द जो हैं, वर्ड्स हैं, वो कहाँ से लेंगे, किसको राइज करेंगे, किसको पॉपुलर करेंगे, किसको मान्यता देंगे, किसको रखेंगे, किसको टोकरी में फेंक देंगे, ये बहुत ही पॉलिटिकल एक्ट होता है। जैसे हम मिसाल के तौर पे हम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी कहेंगे या विश्वविद्यालय कहेंगे या उसको मदरसा कहेंगे, क्या कहेंगे, या दरसगाह कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिस तरह से हिंदी भाषा में इंक्रीजिंगली बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिकल पैट्रोनेज है उसके लिए, जिस तरह से शब्दों को एक खासी बक्से से निकाल के और उसको जो डाला जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि इससे हिंदी का नुकसान होता है? और ख़ासकर एक जो हिंदी और उर्दू की जो एक मिली जुली जो भाषा है, जिसको हम आप चाहें तो देवनागरी में उसे लिखें, कोई चाहे तो उसको अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिख दे, उसमें भी बाधा है। और जो लोग एक ही डब्बे से सामान ला के एक ही डब्बे से भाषा को ले रहे हैं, एक ही लैंग्वेज को तरजीह दे रहे हैं, तो वो हिंदी का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, हिंदी का यही तो नुकसान है। जैसे कल मेरे एक विद्यार्थी से बात हो रही थी जी। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, हिंदी की जो सबसे बड़ी मतलब की खासियत है, जी। कि जो सबसे बड़ी खासियत उसकी यह है जी। कि जो दूसरी भाषा है उसमें अगर स्पेलिंग आप मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो उसका अर्थ जो है बाधित हो जाता है, जी। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। लेकिन हिंदी में वो नहीं है। हिंदी की जो अर्थ सुगमता है, वो बहुत ही सुगम तरीके से अपने अर्थ को संप्रेषित कर ली जाती है। ये हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन इस विशेषता जो इसकी अच्छाई है, इस पर पलीता लगाने का काम किसने किया है? ये शब्दों ने किया है, जो आप कह रहे हैं। जैसे कंप्यूटर को संगणक कहना है, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। जैसे विमान पत्तनम, इस तरीके के जो शब्द, तो कहने का तात्पर्य है कि शयनयान। तो मैं भी एक बार अपने ट्रेन में लिखा होता है, मैं भी अपने बच्चे के स्कूल में गया तो देखा कि वो जो टीचर जो उसको बता रहे थे कि वो जो वायु ठूसक यंत्र किसे कहते हैं, बच्चों से सवाल कर रहे थे और बहुत प्राइड के साथ अपने। तो मैं कहा बताइए, मैंने इस तरीके का जो मानसिकता है कि अगर हम मुझको वायु ठूसक यंत्र कहेंगे तो मेरी हिंदी जो कुछ अच्छी हो जाएगी और मैं तो हिंदी का विद्वान हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि यही सोच जो है हिंदी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाई है। और इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके से उर्दू वाले लोगों ने अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को उर्दू में अपना लेते हैं, उसी तरह यूनिवर्सिटी लिखते हैं। जैसे आपको कोई कहे कि लेडी श्री राम महाविद्यालय, तो कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा। लेडी श्री राम कॉलेज। सिनेमा के जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उनको बहुत ही अच्छी समझ होती है। हाँ। कि कहाँ से अंग्रेजी अगर पॉपुलर है तो उसको ले लेंगे, उर्दू पॉपुलर है तो उसको ले लेंगे, हिंदी पॉपुलर है तो उसको ले लेंगे, और जो कठिन है उसको छोड़ देंगे। तो जो शब्द आपके बोल चाल में आ गए जी, तो उसको आपको अपनी डिक्शनरी में उसको लिख लेना होगा, अपना लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझिए कि अपनी भाषा को मार रहे हैं, उसको मृत्यु तक पहुंचा रहे हैं। जी। तो इसलिए मुझे यहाँ तक लगता है, आपका जो सवाल था, ये जो जितने सारे शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, इनको डिक्शनरी से काट करके बाहर कर देना चाहिए। और अंग्रेजी के या जिस भाषा के भी हैं, अगर आपको भोजपुरी के भी वो शब्द है, अगर आप मैथिली मगही जिस भाषा का भी कोई भी शब्द जो आसान है, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग पुराने जो कागजात संबंधित जितने सारे आपके शब्दावलियाँ हैं, वो सब शब्दावली जो उर्दू और फारसी से जुड़ी हुई शब्दावली है, तो उनको हुबहू अपनाना चाहिए। क्या जरूरत है उसको तर्जुमा करने की? जी, ये हिंदी वालों से मेरा एक सवाल है, वो आप भी हमको ब्लेम कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मैं आपको दिल से कहता हूँ,
जो रीडिंग हम लोगों को दी गई है सिलेबस में बीए का, मैं इस बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहा हूँ। जो रीडिंग्स है वो सब अंग्रेज़ी में, और मैं क्या बताऊँ, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो हिंदी जानते हैं। मैं अंग्रेज़ी को पढ़ के और बिल्कुल ही उनको हिंदी में मैं उनको समझा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ लेनिन की किताब को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, इंपेरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, अब साम्राज्यवाद तो कह दिया मैंने, अब हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म को कहने में मुझे अब क्या कहें, या मोनोपोली कैपिटलिज्म को हम क्या कहें, समझ में नहीं, समझा देते। मोनोपोली कैपिटलिज्म का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे प्रतिस्पर्धा न हो, एक ही दो कंपनियां हड़प ले उसको, मार्केट पर कब्जा कर ले, लेकिन वो तो सही नहीं है। तो इसमें हिंदी डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप हिंदी वाले पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों को कहिए, इल्ज़ाम लगाइए, वो आप पे आरोप लगाएं, लेकिन अभी भी हिंदी भाषा में ये राष्ट्रभाषा है, सॉरी राजभाषा है, राजभाषा जी, देखिए असर मैं भी बोल देता हूँ जी, ऑफिशियल लैंग्वेजेज है, इतना खर्चा है, इतना बजट है, लेकिन ये अच्छी किताबों का कम से कम कोर्स की जो किताबें हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसकी किताबों का ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो पाता है? देखिए अभी तो सबसे बड़ा सवाल जो नई शिक्षा नीति आई हुई है, जी जी जी, और जिसमें कहा गया है कि जो प्राइमरी का जो एजुकेशन होगा जी वो मातृभाषा में होगा। जी जी। अब मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने ये सवाल उठाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन पर भी जा करके एक आलेख जो है बच्चों को हिंदी में नहीं मिल पा रहा नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि प्राइमरी स्तर तक जितने सारे टेक्स्ट बुक हैं अच्छा उनका अनुवाद और मैं बताऊं, जब मैं अंग्रेजी का मटेरियल उनको मैं जब देता हूं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं सर हिंदी में भेजिए। मुझे इतनी तकलीफ होती है जितेंद्र जी, मैं कहाँ से हिंदी में ला के दूँ? ये सबसे बड़ा, देखिए हिंदी में तो आप इस ज़्यादा जी, तो ये ट्रांसलेशन वाला मसले का क्या हल है? देखिए ट्रांसलेशन वाला जो मसले का हल है कि ये जो है कि बड़े पैमाने पर जितने सारे विभाग, जैसे जेएनयू में हिंदी विभाग है, और इसके साथ एक ट्रांसलेशन का भी डिपार्टमेंट खुला हुआ है, और मुझे लगता है कि इसी तरीके से क्षेत्रीय जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी विभागों के साथ अनुवाद के भी डिपार्टमेंट होने चाहिए। और जो है यहाँ पर जो राजभाषा शब्दावली आयोग बना है, उन लोगों को अपने काम को बहुत ही तल्लीनता से काम करना चाहिए। देखिए अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की सेवा यही से सेवा है। अगर आप बड़े राष्ट्रवाद पर अगर आप भाषण देते चले जाएं तो राष्ट्र की सेवा नहीं है। अगर आप राष्ट्र की सेवा के नाम पर अगर आप कुछ शब्दावली अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं, हिंदी को समृद्ध कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी में तो होते हैं, लेकिन उसको हिंदी में हम कैसे तर्जुमा करें? आपसे मैं पूछा मोनोपोली कैपिटलिज्म को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसको? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक आप हिंदी में किताब को नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ शब्द आएंगे ही नहीं। एक अधिकारी पूंजीवाद, ये अब होता है क्या इसमें? डर होता है, डर है कि मतलब वो चलता है कि नहीं चलता है, हमारे बनाने से तो नहीं होगा ना। अब एक कोई व्यक्ति बना दिया उससे तो होगा नहीं। अब वो जब तक वो चलन में नहीं आएगा, जब तक लोग उसका प्रयोग करना नहीं शुरू करेंगे, बड़े पैमाने पर एक मुहर नहीं लगेगी उस शब्द की जो प्रामाणिकता पर, तब तक उस शब्द को कोई एक व्यक्ति कैसे प्रयोग कर सकता है? अच्छा जितेंद्र जी, आप कई सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ा रहे हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यही हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये जेएनयू के पास में एक पार्क में हम लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे इसको प्रिया जो है, प्रिया यहाँ पे प्रिया बोलते हैं इसको, जी, वहीं के उसी पार्क में हम बैठे हुए हैं। जेएनयू यहाँ से बिल्कुल तकरीबन 100 मीटर भी नहीं है यहाँ से, और इनका कॉलेज भी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप एक बहुत ही छात्र प्रिय आप शिक्षक रहे हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं, अगर मान लीजिए हम लोगों के इस डिस्कशन को आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या वाइस चांसलर या शिक्षा मंत्री अगर देख रहे हैं, या बड़े बड़े शिक्षा के विद्वान देख रहे हैं जो पॉलिसीज़ बनाने में काफ़ी बड़ा रोल अदा करते हैं, तो उनको आप क्या सलाह बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, और कुछ छात्रों कुछ टीचरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सलाह मशवरा अगर उनको देना पड़ेगा, क्या देना चाहेंगे? ज़रा कुछ उनको बता दीजिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट दूर दराज से आ रहे हैं, जी, खास करके जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, एक बच्ची थी वो बहुत अच्छी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हुई थी, बहुत अच्छी हिंदी लिख लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था कि वो एग्ज़ाम में बैठ पाए, और उस तरीके से वो मुझे लगता है कि वो बाद में दिखाई नहीं दी। मैंने कई बार कोशिश
थी कि उसको खोजा जाए कहाँ पर चली गई है। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस का जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलेबस जो है वो कहानियों से शुरू करना चाहिए। अगर आप यह मान कर चलिए कि आपके देश के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप यही मान कर चलिए कि वो किसी दूसरे देश के हैं और उनको पहली बार आप हिंदी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर आप इतनी सहज और सरल हिंदी को नहीं बना पाते हैं तब तक तो मुश्किल है हिंदी की। और कोई समस्याएं? एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लिटरेचर तो पढ़ा देते हैं बच्चों को, लिटरेचर के साथ साथ जो उसकी जो भाषा वैज्ञानिक जो उसका जो पक्ष है उस पर भी ध्यान देना, मार्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक, जो भाषा वैज्ञानिक जो उसका पहलू है उसको भी ध्यान, जो कि अगर भाषा का जो रूट्स जब पता चलेगा तो बच्चे मुझे लगता है कि बहुत आसानी से उसको समझ पाएंगे। एक ये बात। दूसरी बात जो आपने बताया कि शब्दावलियों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि सिलेबस कोर्स लगाते वक्त उन लेख जैसे आप मटेरियल भी नहीं मिलता है लोगों को, उनको तरजीह देना चाहिए जो उपलब्ध है और जो आसान है, सरल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे मन में ये सवाल आता है, जैसे अगर कोई विद्यार्थी, अगर हमको भक्ति आंदोलन के कवियों के बारे में बताना है, तो अगर हम भक्ति आंदोलन के कवियों के बारे में बताना है, तुलसीदास और कबीरदास के बारे में बताना है, तो हम इस पर तुलसीदास और कबीरदास के कुछ कविताएं लगा दें सिलेबस में, तो मुझे लगता है उससे उतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उससे ज़्यादा फायदा होगा कि हम नामवर सिंह का एक लेख लगा दें जो खड़ी बोली हिंदी में लिखा हुआ है और जो रामचरितमानस या तुलसीदास और कबीरदास के ऊपर है। अगर दूसरी परंपरा की खोज जो है, अगर उसमें भी जो कबीरदास पर जो लिखा हुआ एक पतला सा लेख है, अगर उसको आप बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उनकी समझ को विकसित करेगा। बनस्पत की आप तुलसीदास के अवधि में लिखा हुआ रामचरितमानस का कोई खंड दे दें पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि खड़ी बोली पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। खड़ी बोली के अलावा जो दूसरा साहित्य है वो एमए के जो परस्नातक से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनके सिलेबस में लगाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी जब तक इस समाज को नहीं जान पाएगा, मुझे लगता है कि तब तक उस भाषा को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा। तो वो जिस समाज के बारे में आते, जैसे जेएनयू में जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम है भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान, तो अगर मतलब भाषा का रिलेशन साहित्य और संस्कृति और हिस्ट्री से भी, सोसाइटी से भी है, और सब चीज़ों को जोड़ करके जब हम पढ़ाएंगे तब जाना है। देखिए विद्यार्थियों को जो एक सबसे बड़ी जो मैं अपने विद्यार्थियों को उनके लिए भी कुछ कह दीजिए, उनको भी कह। अमूमन हमारे जो विद्यार्थी है समझते हैं कि साहित्य है कल्पना की चीज़, वो अमूमन ये कह लेते हैं कि ये साहित्य है तो हवाई कल्पना। लेकिन आप जानते हैं कि अभय जी बैठे हुए हैं और जहाँ पर इतिहास जा करके समाप्त हो जाता है वहाँ से साहित्य सत्य होना शुरू हो जाता है। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, या अभी जो रेणु का शताब्दी वर्ष से चल रहा है, रेणु की एक एक कहानियों को आप पढ़िए, वहाँ का समाज आपको जीवन दिखाई देगा जो कोई किसी भी इतिहास में लिखा हुआ नहीं, किसी भी। और मैं आपको और भी जैसे एक आलोचकी, अभी मैं सुबह इस बात को सोच रहा था कि प्रेमचंद और रेणु में क्या अंतर है, तो मैं ये सोचा, मैंने एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि प्रेमचंद का समाज उसी तरीके का है जैसे कोई बच्चे को आप बोले कि बेटा आप ऐसा करो कि एक पेंटिंग बना दो, और बच्चा ने क्या किया, एक पेपर पर एक पेंटिंग बनाया तो घर बना दिया खूब अच्छा, उसका ही घर बना लिया खूब सुंदर बना दिया, उसका एक रोड बना दिया, फिर से एक झरना भी बना दिया, एक सूरज उगता हुआ बना दिया, एक पेड़ लगा दिया, तो कितना मनोहर है देखने में। लेकिन आपने कहा कि रेणु का साहित्य क्या है, तो रेणु का साहित्य वो है कि आप बिहार के किसी गांव में गए, मुसहर टोली में जाकर कैमरे से फोटो क्लिक कर लिया और वहाँ पर कूड़ा कचरा जितना सारा ढेर है सब दिखाई दे दिया। तो ये अंतर है। रेणु का जब हम 100वीं जो उनका जयंती मना रहे हैं तो रेणु को पूरा देश याद कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सवाल मेरे से छूट गया, माफ़ी चाहते हैं। इनकी पीएचडी और इनकी एमफिल जो है वो भिखारी ठाकुर पे हैं। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। मुझे पसंद नहीं है किसी को शेक्सपियर से जोड़ना। भिखारी ठाकुर अपने आप में महान थे, हम क्यों कहीं से बोरो करें।
मगर इसलिए कहा जाता है कि उनकी महत्ता को दिखाया जाता है ताकि अंग्रेज़ी वर्ल्ड भी उसको समझ ले। और उसके अलावा वो नाटक और रंगमंच से भी काफ़ी जुड़े हुए थे। तो उनके बारे में अगर हो सकता है कोई भिखारी ठाकुर जी के बारे में नहीं जानता हो, तो आप उनसे कैसे अपील करेंगे कि आप भिखारी ठाकुर के बारे में जानिए। और आपकी किताब भी यहीं पे जरा वो भी जरा दिखा दीजिए तो बड़ी खुशी होगी जी। ये मेरी किताब है और एमफिल का एमफिल है, भिखारी ठाकुर प्रतिरोध का लोक स्वर, जितेंद्र यादव। और ये किताब आरोही से छपा हुआ है। और जितेंद्र जी अगर कोई किताब लेना चाहे तो आपको कहाँ से मिलेगा ये भी बता दीजिए। ये किताब अभी मतलब आउट ऑफ प्रिंट है। हाँ। और मिल जाएगी किताब, दोबारा ये पब्लिश होने वाली है, इसका दूसरा एडिशन जल्दी आने वाला है। हाँ। और आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। और देखिए जी इस किताब जी भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर देखिए, दो चीज़ें बहुत ही हाँ। लोगों के अंदर एक मुझे किताब जरा कन्फ्यूजन है। जी ये लोग किताब कहते हैं कि राहुल शंकरतायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर राहुल शंकरतायन नहीं कहा था। राहुल शंकरतायन जैसा महान व्यक्तित्व वो इस तरीके की तुलना नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि शंकरतायन जी ने यह कहा था कि वो हमारे समाज के एक हीरा है और अनगढ़ हीरा है। उन्होंने कहा कि उनको तराशने की ज़रूरत है, उनमें अंदर थोड़ी तराश करके और जब एक सुंदर बेहतर बनाया जा सकता है। इनको जगदीश चंद्र माथुर, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने चूँकि वो नाटककार थे, रंगमंच के दृष्टिकोण से जब उन्होंने पहली बार जब विदेशिया नाटक को देखा था पटना में, तब उन्होंने कहा था कि ये तो भोजपुरी का शेक्सपियर है। और इस तरीके से वो यूरोप के नाटकों से तुलना करके उन्होंने इस बात को कही थी। तो उस समय जब भिखारी ठाकुर का उस तरीके से महत्व को प्रतिपादित नहीं किया गया था, तब उन्होंने उनके महत्व को एक ऊंचा करने के लिए बात कही। और आज आप जानते हैं कि भिखारी ठाकुर का महत्व इतना बढ़ गया है कि मुझे नहीं लगता है कि हिंदी समाज का कोई भी व्यक्ति भिखारी ठाकुर को ना जानता हो। भिखारी ठाकुर पर एक उपन्यास भी लिखा गया है। संजीव ने एक उपन्यास लिखी है सूत्रधार नाम से, जिनमें आप उनके पूरे जीवन और उनके संघर्ष को आप देख सकते हैं। देखिए भिखारी ठाकुर का जो भोजपुरी जो इलाका है, और भोजपुरी इलाका कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। तो वो जो पूरा जो इलाका है, उस इलाके के एक सांस्कृतिक लीडर के रूप में भिखारी ठाकुर को हम देखते हैं, जो उस समय वहाँ के जो सामाजिक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी और उसका कोई वाहक नहीं था। आप जानते हैं कि वो जो दौर था, जो नवजागरण का दौर था, आज़ादी के आंदोलन का दौर था। लेकिन उस आज़ादी के आंदोलन में भी मैंने अपनी एमफिल जो है, मैंने मेरे रिसर्च सुपरवाइजर केदारनाथ सिंह रहे हैं, जो बहुत बड़े कवि भी थे। उन्होंने कहा कि ये बात तो चलती रहेगी कि आज़ादी का नाच का आज़ादी से क्या रिश्ता था। तो ये तो सवाल है कि वो जो आज़ादी थी, जो आज़ादी राष्ट्रीयता जो आज का जो दौर है, तो उस तरीके से बड़े बड़े सवालों से टकरा रही थी। उस समय में एक लेखक पलायन के सवाल से टकरा रहा है। उस समय का एक लेखक एक स्त्री की जो समस्या है, जो उसका पति परदेश चला गया है, उस स्त्री की जो समस्या उससे टकरा रहा है। उस समय का एक लेखक एक जो विधवा औरत है, उसका परिवार में क्या स्थिति है, उसके बारे में लिख रहा है। उस समय एक लेखक जो गंगा स्नान के नाम पर वहाँ पर तमाम ठग बैठे हुए हैं, जो स्त्री को औलाद पैदा करने के नाम पर किस तरीके से ठगी कर रहे हैं, और परिवार में किस तरीके से बिखर रहे हैं। तो ये सारे सवाल छोटे सवाल थे, लेकिन कितने महत्वपूर्ण थे, जो आज भी हमारे समाज में उसी तरीके से प्रासंगिक बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी भाषा हो, भिखारी ठाकुर अगर भोजपुरी के लेखक हैं, तो इस नाते उनका कोई महत्व कम नहीं हो जाता कि वो भोजपुरी के लेखक हैं। उनका जो कंटेंट है, जो उनकी जो विषय वस्तु है, अगर उसको ध्यान में रख करके अगर भिखारी ठाकुर का मूल्यांकन करते हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय साहित्य का कोई भी बड़ा लेखक के समकक्ष वो खड़ा होते हैं। लेकिन जितेंद्र भाई एक बात बताओ, हमनी के भोजपुरी एरिया के बानी सन, लेकिन भिखारी ठाकुर के बारे में जेनू में आके हमनी के उनका के बारे में जानी सन, तो ये कितना दुर्भाग्य के बात बा हमनी। हाँ, ये तो बहुत बड़हन बात बटे कि मतलब कि हाँ, वो जो नॉलेज है,
जब हम नॉलेज सेंटर पर आए तब जाकर के हमने दिल्ली में आके हमने भिखारी ठाकुर के बारे में तब दोबारा जाकर के अपनी देखने जाके हमने के जो साहित्य बाटे इतिहास बाटे वो कितना महत्वपूर्ण बाटे एजा से जब हमने देखने जा तो जाकर के जब ऊंचाई सरोवर जाकर देखा तब जाकर के वो अपन अच्छा जी जितेंद्र भाई, एक और किताब आपके पास है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये किताब है उपन्यास और सामाजिक न्याय की विश्व दृष्टि। 1990 के बाद से जो हिंदी इसको किसने छापा है? इसको अक्षर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। जी, ये दिल्ली का एक प्रकाशन है। ये इनसे आप अक्षर प्रसिद्ध है, इसको कोई नाम जानता है अक्षर प्रकाशन। ये किताब के बारे में बता दीजिए। ये किताब दरअसल 1990 के बाद से जो उपन्यास लिखे, आप जानते हैं उपन्यास जो है, उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें समाज का जो प्रतिबिंब है बहुत साफ तरीके से दिखाई देता है। कहा जाता है कि जो यथार्थवाद और उपन्यास दोनों एक दूसरे के समानांतर, रियलिज्म जिसे हम कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद हमारे यहाँ जो उपन्यास कथा पुरुष के रूप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व आता है, रेणु का नाम आता है। लेकिन 1990 के बाद जब हमारा साहित्य बदला, समाज बदला, तो साहित्य में ही परिवर्तन हुए और साहित्य में जो परिवर्तन हुए उसको सबसे ज़्यादा सबसे बारीक से देखने का काम किया उपन्यास। तो हमने इस किताब में ये मेरा पीएचडी का वर्क है। तो आपकी एमफिल हो गई भिखारी ठाकुर पर, पीएचडी सामाजिक न्याय। अच्छा, सामाजिक न्याय और उपन्यास पर। 1990 के बाद जो उपन्यास लिखे गए हैं उन उपन्यासों में सामाजिक न्याय के सवाल किस तरीके से उठाए। हमको याद आ गया, हम लोग ब्रह्मपुत्र में देखते थे आपके सवाल, और उसको हमने देखा किस तरीके से जो समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं उन लोगों ने जाति का सवाल, कास्ट क्वेश्चन, जाति का सवाल सबसे मुखर रूप से आया। जो 90 के पहले जाति का सवाल जो सुसुप्तावस्था में पड़ा हुआ था, जो सोया हुआ था, कोई भी लेखक उस तरीके से बात को खुले मन से नहीं कहता था। आप देखिए कि वो रेणु उस बात को याद कर रहे थे, वो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको देख रहे थे और कह रहे थे कि अब ये गांव में समाज में कि यादवों का भी दल हो गया है और फिर से एक जो है आदिवासियों का संघर्ष, वो सबको आइडेंटिटी को चिन्हित कर रहे थे। लेकिन रेणु के बाद कोई उस तरीके का लेखक नहीं हुआ जो उस तरीके के उसको। तो उसके बाद कौन थे, मतलब रेणु के बाद 90 के दौर में कुछ लोगों का नाम बता दीजिए। 90 के दौर के जो लेखक हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि इस मणि जी अभी लेखक हैं ही, वो दौर में वो दौर चल ही रहा है। तो जरा नाम बता दीजिए, हमारे दोस्त पढ़ना चाहेंगे उनको। देखिए अभी जो है जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक है, जिन्हें मैं सबसे महत्वपूर्ण लेखक मानता हूँ, एक तो संजीव का नाम है। संजीव हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है। उनकी किताब का नाम बताओ। उनकी 2-3 किताबें हैं। एक उनकी किताब है, जैसे मैंने कहा कि सूत्रधार, जो भिखारी ठाकुर के जीवन पर उन्होंने लिखा है। तो इसके अलावा उनकी बहुत सारी किताबें, एक किताब उनका है जंगल जहाँ शुरू होता है। ये मुझे लगता है कि अभय जी के क्षेत्र के तरफ का ही चंपारण का जी। तो अगर आप उसको देखिए, पढ़ने का तरीका है, अगर आप उसको पढ़िएगा दूसरे तरीके से तो आपको लगेगा कुछ दूसरे तरीके से, दूसरा भाव है उसमें। लेकिन आप उसको सही दृष्टिकोण से पढ़िएगा तो लगेगा किस तरीके से, जो जैसे उसमें एक नायक है, उसकी जो कहानी है, छोटी सी मैंने कहानी बताई कि जो है पुलिस अफसर आता है, पटना से भेजा जाता है कि वहाँ के जो दस्यु सरगना लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए और उस क्षेत्र को में शांति बहाल करने के लिए। लेकिन आता है और लास्ट में वो जो दस्यु लोग हैं, वो जो अपराधी लोग हैं, उनके प्रति सिंपैथी लेकर के जाता है, उनके प्रति उसके अंदर सहानुभूति हो जाती है और फिर से वापस चला जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे उसमें कहता है कि एक नायक है, वो कह रहा है कि हमहू डाकू तुमहू डाकू। हाँ, आप सुनाए थे। कौने बात के हाला बा, तोरा खातिर ताला, तोरा खातिर गेट खुलल बा, हमरा खातिर ताला बा। तो जैसे कि हमको भी याद है, एक छोटी सी बात है, जैसे वो कह रहा है कि जो आप तो सरकारी डाकू हो, मैं जो है समाज में इस तरीके कुछ काम कर रहा हूँ जिस पर मेरे ऊपर एक पीठ पर मुहर लगी हुई है। मतलब उसको ऐसे कहिए
कि क्या क्रिमिनल एक्ट है, मतलब क्या गैर कानूनी है और क्या कानूनी है। ये चीज़ें कोई स्वर्ग से उतरी हुई बातें नहीं है। अगर मान लीजिए आपके गांव में किसी ने गोभी चोरी कर लिया या आम चोरी कर लिया तो हमको लगता है कितना बड़ा मतलब तूफान आ गया, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए आपके ऊपर तरह तरह के माध्यम से टैक्स लगाया जाता है, आपसे पैसा वसूला जाता है, फीस बढ़ा दी जाती है, महंगाई हो जाती है। अभी पेट्रोल भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, किरासन सॉरी गैस 600 रुपये से 850 रुपये हो गया। इसको हमको लगता है कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। तो जी कुछ कह रहे थे सर? तो वही मैं कह रहा था कि जो नायक हैं 1990 के बाद जो नायक बदल जाते हैं, जो नायक अपराधी है, अपराधी होने के बावजूद भी उसके अंदर जो मानवीय गुण है वो कहीं वो उसके अंदर छुपा हुआ है। और वो जो लेखक ने दिखाने की कोशिश किया है कि समाज में किस तरीके से टकराहट चल रही है, उस टकराहट को उजागर करने की कोशिश की है। उसके बाद से और बहुत सारे लेखक हैं, एक प्रेम कुमार मणि जी पटना, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा है ढलान। और ढलान उपन्यास मुझे लगता है कि 1960 के बाद लिखा तो गया है 1990 के बाद, लेकिन 1960 के बाद की जो हमारी भारतीय राजनीति है उसको समझने में कारगर सिद्ध होगा वो कि किस तरीके से जातियों की जो टकराहट है बिहार के समाज के माध्यम से उन्होंने पूरे भारतीय समाज की जो राजनीतिक सच्चाई है उसको वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि समाज में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो जैसे वो कहते हैं कि वोट देने का अधिकार। तो एक लेखक कहता है, एक उसमें पात्र कहता है कि बात तो इस बात वोट देने वो जाएं, इस बात का दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, अगर उसी कुर्सी पर वो भी बैठ जाए तब उस कुर्सी का महत्व क्या रह जाए। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब लोग तो ये हम पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि आपको नीचे से लोग आते हैं, आप पॉलिटिकल राइट्स भी देते हैं, लेकिन एक घबराहट भी होती है। घबराहट भी होती है जी कि कहीं वो जो बराबरी ना हो पाए। बिल्कुल बराबरी ना हो जाए, जो स्ट्रक्चरल जो ढांचा है वो न बदल जाए, इधर उधर बदल जाए, इधर उधर सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, आपको दे दिया जाएगा, आपको आरक्षण भी दे दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, वो भी दे दिया जाएगा, लेकिन जो बराबरी का जो हिस्सा बराबरी ना हो जाए, तो ये जो डर दिखाई दे रहा है वो उसमें और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा। अब एक चीज़ बता दीजिए, बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बातों से बहुत सारे सवाल होंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो मैंने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार PhD इन्होंने जेएनयू से की और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में ये वहाँ पे शिक्षक है, हिंदी पढ़ाते हैं। जेएनयू के पास एक छोटा सा जगह है मुनीर का, वहाँ पे रहते हैं। अगर आप फ़ोन नंबर भी बताना चाहते हैं तो ज़रा बता दीजिए, कुछ लोग अगर आपसे। जी मेरा फ़ोन नंबर है 9968 124622। एक बार थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। 99 68 12 46 22। 99 68 12 46 22। और घर का अपना कहाँ के घर के वो भी एक बार पता बता दीजिए। गोपालगंज में हम कैसे पहुँचेंगे? मेरा गोपालगंज में देखिए, अगर आपको ट्रेन से जा रहे हैं, जैसे मैं अगर ट्रेन से आप जा रहे हैं तो आपको उतरना होगा या तो सिवाना पर उतर जाइए, सिवान थोड़ा दूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरा स्टेशन है उत्तर प्रदेश में देवरिया से उतर करके आप 20 किलोमीटर पूरब की तरफ चलेंगे, तब जाकर के विजयपुर नाम का एक प्रखंड आएगा। प्रखंड विजयपुर। वहाँ पर गांव का नाम क्या है? स्वरूपाई नाम का गांव है, और विजयपुर के आसपास जाइएगा तो बहुत ही प्रसिद्ध गांव है स्वरूपाई। अच्छा, और थाना कौन सा हो गया? थाना विजयपुर है। थाना विजयपुर, ब्लॉक विजयपुर, सब कुछ विजयपुर। अच्छा, पिताजी का नाम जरा बताइए। पिताजी का नाम सुरेंद्र यादव हुआ और अभी घर पर ही रहते हैं पापा मेरे। तो देखिए, मैं ये है कि एक लेखक को जानना भी है, उनसे जुड़ना भी है, ताकि एक तहरीक, एक आंदोलन चले। और मुझे लगता है कि कोई भी एक इंटरव्यू में सारी बातें नहीं आ सकती है। अगर मैंने किसी सवाल पे इनको ज़्यादा बातें रखने से अगर मैंने इनको रोका तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अब आप लोग इनका इंटरव्यू लीजिए, और मुझे जितनी समझ थी, मैं जितना जानता हूँ हिंदी अदब के बारे में,
जितेंद्र भाई, मैंने आपसे सवाल किया, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो सबसे पहले तो मैं अभय जी का धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके की मुहिम आप चला रहे हैं। जी। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि 2 छात्रावास में, साबरमती में भी आप हमारे साथ जी, थे, और ब्रह्मपुत्रा में भी एकदम हमारे रूम के बगल में ही आपका कमरा था। जी। तो आज हम इंटरव्यू जितेंद्र कुमार यादव जी का हिंदी अदब और उसके बाद सिलेबस, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, सारी चीज़ों को बारे में जोड़ के लिया। इंटरव्यू लिया गया जेएनयू के पास में ही एक पार्क है जो कि प्रिया के पास में है, और आज तारीख है 6 मार्च 2021 को। जितेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ठीक।